मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के मशहूर अफ़साना निगार ग़ुलाम अब्बास के मशहूर अफ़साने हमाम में के फ़न और फ़िक्र के हवाले से आज हम बात करेंगे। बात आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ग़ुलाम अब्बास का ये मुनफ़रिद किस्म का अफ़साना और इसके किरदार भी ग़ुलाम अब्बास के दीगर किरदारों की मानिंद मुआशरे के आम से किरदार हैं। मरकज़ी किरदार जो है वो निस्वानी किरदार है जिसका नाम फ़रखंदा है, जिसके गिर्द तमाम अफसाना जो है वो घूमता है। फ़रखंदा की बैठक में तरह तरह के लोग आते हैं और ये लोग जो हैं वो मुआशरे के पसमानदा मुफलिस किस्म के दानिश्वर लोग हैं और ये तमाम लोग फ़रखंदा को अपनी भाभी तस्वुर करते हैं। उसके मकान में सबसे पहले मोहसिन अदील जो है वो आता है, फिर उसके बाद उधेड़ उम्र का एक बीमा एजेंट भटनागर, फिर एक डॉक्टर हमदानी 22 साल का दलीप कुमार जो एक रईस का बेटा है, और एक नौजवान शायर शकीबी भी आता रहता है। इसके अलावा कासिम जो है वो एक अफसाना निगार है, वो भी इस बैठक में आता है। फ़ोटोग्राफ़र मिस्टर सिंघा, एक मौलाना साहब और एक ख़ान साहब जो हैं वो इस बैठक में आते रहते हैं। ये तमाम लोग अपने समाज से कटे हुए लोग हैं, मगर फ़रखंदा भाभी से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक लड़का जो है वो गफ़ार नामी लड़का जो फ़रखंदा के घर ही एक मुलाजिम के हैसियत से रहता है और उसका सौदा सलफ जो है वो ला के देता रहता था। ये अफसाना जो है वो बयानिया किस्म के अंदाज़ में लिखा गया है और अफसाना पढ़ के महसूस होता है कि जैसे कारी जो है वो अपने बुज़ुर्गों के पास सोने से कबल बैठा हुआ है और उसके बुज़ुर्ग जो हैं वो उसे कहानी सुना रहे हैं। ग़ुलाम अब्बास जो है वो फ़रखंदा भाभी की हुलिया निगारी कमाल की करते हैं और लिखते हैं, नाम तो था उसका फ़रखंदा बेगम, मगर सब लोग उसे फ़रख भाभी कहा करते थे। ये एक तरह से रस्म सी पड़ गई थी, वरना रिश्ता नाता तो क्या, किसी ने उसके मरहूम शोहर को देखा तक न था। वो छोटे से कद की एक छोटी सी औरत थी, मगर उसका चेहरा उसके कद के तनासुब से काफ़ी बड़ा था। उसकी उम्र 28 बरस के लगभग थी, मगर देखने में वो इससे कहीं कम उम्र लगती थी। पहली ही नज़र में जो चीज़ देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती वो उसकी आंखों की गैर मामूली चमक थी, जिसने उसके सादा खदोखाल को हद दर्जे जाज़िब बना दिया था। इसके अलावा ग़ुलाम अब्बास ने इस अफसाने में जुज़ियात निगारी भी बहुत कमाल की है। जब वो मीर नवाज़ी शली का हुलिया दिखाने की कोशिश करते हैं तो जुज़ियात निगारी बहुत कमाल की करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए, शेरवानी के बटन चांदी के बड़े बड़े चौकोर, जिन पर नीला नीला चांद तारा बना हुआ, एक रेशमी रुमाल शेरवानी की बाईं आस्तीन के अंदर ठूंसा हुआ, दाहिने हाथ की छिंगलियां में सोने की अंगूठी जिसमें बड़ा सा हल्के आसमानी रंग का नगीना जड़ा हुआ, चूड़ीदार पाजामा, पाँव में सुर्ख रेशमी जराबें, सर पर रामपुरी वज़ा की ऊदे रंग की मखमली टोपी। तो मोहसिन अदील जो है दरअसल एक लापरवाह किस्म का किरदार है जो कि अपनी शख्सियत, अपने लिबास, अपने बालों पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, मगर फ़रखंदा भाभी के कहने पे जो है वो अपने हुलिये पे और अपने बालों पे तवज्जो देना जो है वो शुरू कर देता है। फ़रखंदा भाभी की बैठक में जो है हर शाम ये तमाम लोग जिनका जिक्र किया गया वो इकट्ठे होते हैं और इल्मी, अदबी, समाजी, मजहबी, सियासी, अदबी गुफ्तगू करते रहते हैं और फ़रखंदा भाभी उनकी खिदमत भी करती है और कभी कभी उनकी गुफ्तगू में शामिल भी होती है। मगर फ़रखंदा भाभी जो है वो ख़ुद एक पढ़ी लिखी, शरीफ, मिलनसार, गरीब औरत है जो पढ़ने लिखने के बाद अगरचे एक उस्तानी बनना चाहती थी, मगर खामिंद की वफ़ात के बाद जब ससुराल ने उस पर जुल्म किया तो वो वहाँ से तंग आके भाग गई और उसकी मोहसिन अदील से पहली मुलाकात जो है वो रेलवे स्टेशन पे हुई और मोहसिन अदील ने उस पर एहसान करते हुए उसे टूटा फूटा मकान किराए पे लेके दिया, एक सिलाई मशीन दिलवाई ताकि वो सिलाई कढ़ाई करके अपनी गुज़र औक़ात कर सके। मगर उसका मुलाजिम गफ़ार जब इसी मशीन को चोरी करके भाग जाता है तो वो बड़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके रोज़ी रोटी का बंदोबस्त जो है वो बंद हो जाता है और वो इसी परेशानी की वजह से अपने घर के बर्तन तक और जेवर तक जो है फ़रोख्त करने पे मजबूर हो जाती है। फिर मौलवी साहब जो है वो एक रईस नौजवान मीर नवाज़ी शली को लेके आते हैं, मगर इसकी आमद जो है वो चंद लोगों को खटकती है, बुरा लगती है। मगर जब उसी के पैसों से फ़रखंदा भाभी के घर का दस्तरखान चलने लगता है तो फिर फ़रखंदा भाभी के समझाने पे ही तमाम लोग जो हैं वो उस दस्तरखान में शरीक होने लगते हैं। तो अगर हम फ़रखंदा भाभी के किरदार को देखें और आज के माहौल को देखें तो हमें मालूम होगा कि कोई ऐसी औरत मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो इस तरह मर्दों को अपने पनाह देती हो। अगर कोई औरत ऐसी काम करती है तो अहले मोहल्ला जो है उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। बाज़ नाक़िदीन जो है फ़रखंदा को एक कल्चरल लेडी करार देते हैं।
जो कि समाज को जोड़ के रखती है। समाज के बहुत सारे अधूरे लोग इसके घर में जो है वो आके अपने आप को एक किस्म की रूहानियत या तस्कीन देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़रखंदा भाभी का ये अमल उसको एक शरीफ औरत साबित करता है कि वो गैर मर्दों को अपने घर में पनाह देती है? क्या वो वाकई एक शरीफ औरत है? क्योंकि इस किस्म की महफ़िलें जो है वो हमें पेशावर औरतों के यहाँ ही नज़र आती हैं। एक बार जो है वो मीर नवाज़ अली फरमाइश करता है कि वो फ़रखंदा भाभी और मौलाना साहब जो हैं वो शॉपिंग के लिए उसके साथ चलें। तो मीर नवाज़ अली जहाँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ख़रीदारी करता है, तो वहाँ वो फ़रखंदा भाभी को भी एक बनारसी खूबसूरत सी साड़ी जो है वो तोहफे में देता है। दीगर किरदार जो हैं इस अफसाने के, वो फ़रखंदा भाभी को कहते हैं कि ये तोहफ़ा उसको वापस कर दिया जाए, मगर फ़रखंदा भाभी सिर्फ इस ख़याल से ये तोहफ़ा वापस नहीं करती कि इस अमल पे मीर नवाज़ अली का दिल जो है वो टूट जाएगा, और इस वाक़े के बाद मीर नवाज़ अली इस महफ़िल में शरीक नहीं होता। फ़रखंदा उस दिन के बाद कुछ बदली परेशान सी रहने लगती है। वो सादगी का पैकर हुआ करती थी, घर से बाहर ना निकला करती थी, मगर अब वो हर वक्त बनी समरी रहती है और घंटों घंटों घर से बाहर रहती है। इस तब्दीली को सब लोग महसूस भी करते हैं और बुरा भी समझते हैं, मगर कोई उसको कहता कुछ भी नहीं है। एक दिन वो काफ़ी देर तक घर से गायब रहती है और सब लोग उसको मशकूक नज़रों से देखते हैं, और अगले दिन जब वो रात को काफ़ी देर के बाद घर आती है तो सीधा वो गुसल खाने में जाती है और ठंडे पानी से गुसल करती है। तो ये बात जो है सब लोग देखते हैं, इस वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं, और अगले दिन जब वो दोबारा देर से घर आती है तो मोहसिन दिल जो है वो मौलाना साहब से कहता है कि भाई पानी गर्म करें, आग जलाएं। तो पूछते हैं कि किस वजह से पानी गर्म किया जाए, तो मोहसिन दिल जो है वो कहता है कि भाभी के लिए पानी गर्म किया जाए ताकि वो गर्म पानी से नहा सके। तो अफसाना के जो किरदार हैं वो हमें एक ज़हनी नफ्सियाती दबाव का शिकार नज़र आते हैं कि वो माशरे के पिसे हुए किरदार हैं। हर किरदार का कोई ना कोई दुख, दर्द, कर्ब, रंज, गम है। यहाँ तक कि हमें फ़रखंदा जैसी बेवा और नेक औरत वो भी इन्हीं दर्दों, दुखों और कर्ब का शिकार नज़र आती है कि वो मजबूरन जो है वो जिस्म फरोशी पे मजबूर हो जाती है। फ़रखंदा का माजी और उसका हाल अगरचे बहुत ज़्यादा तल्ख़ रहा है, मगर क्योंकि वो अपने हाल को खुशगवार बनाना जानती है, उसको मालूम है कि एक औरत जो है वो अकेले इस तरह ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती, तो इसी मजबूरी के तहत वो एक रात गायब हो जाती है और फिर कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो कहानी का इख्तिताम इसी बात पे किया गया है कि फ़रखंदा जो है वो गायब हो जाती है। उसके बाद ये नहीं बताया गया कि वो फ़रखंदा कहाँ गई, उसका क्या अंजाम हुआ, और फिर यहाँ पे तजस्सुस जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई है, और ग़ुलाम अब्बास ने इस कहानी को जो है वो वाज़े तौर पे बयान करने से गुरेज़ का पहलू इख्तियार किया है। उन्होंने चंद इशारों और वाक़ियात के ज़रिए जो है वो कारी को मजबूर किया कि वो ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिर फ़रखंदा भाभी कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी। तो कारी का जहन जो है वो एक ही नाम की तरफ सफ़र करता है, और वो नाम है मीर नवाज़ अली का, कि हो सकता है कि फ़रखंदा भाभी जो है वो मीर नवाज़ अली के साथ भाग गई हो या उसने शादी कर ली हो। तो इसके अलावा अगर हम इस अफसाने की ज़ुबान बयान की बात करें तो इसमें खूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल किया गया। मसलन चंद नमूने मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाल अक्सर वहशियों की तरह बढ़े हुए होते, दाहिने हाथ की उंगलियां निकोटीन से मुस्तकिल तौर पर पीली हो गई थी जैसे टिंक्चर आयोडीन पेंट किया गया हो। इसके अलावा उन्होंने दीगर अफसानों की तरह इस अफसाने में भी तकरार लफ्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए अफसाने में मौसीकियत का उनसर पैदा करने की कोशिश की है। मसलन उन्होंने जगह जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे गरम गरम, रफ्ता रफ्ता, हज़ार हज़ार या नीला नीला के अलावा भी बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं उनको उन्होंने बार बार दोहराने की कोशिश की है। तो अफसाने का इख्तिताम अगरचे इसी बात पे हुआ है कि फ़रखंदा जो है वो एक रात गायब हो जाती है, और यूँ ये अफसाना जो है वो एक सवालिया निशान कारी के लिए छोड़ जाता है कि आखिर उस औरत का क्या बना, वो कहाँ गई। और यही बात सोचते सोचते जो है कारी हैरान और परेशान होता है। शुक्रिया।